हेलो मेरे नन्हे फरिश्तों, कैसे बच्चे आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे अच्छे काम कर रहे होगे, सबसे दुआएं ले रहे होगे, है ना। क्योंकि जो दुआएं होती है ना बेटे, आशीर्वाद होता है जो हमारे अच्छे काम करने से हमें मिलता है, बड़ों का, किस अपने दोस्तों का। ये हमारे रास्ते के बहुत सारे कष्टों को हर लेता है ना। तो बेटे आज हम जिन दीदी की कहानी पढ़ेंगे ना, इनका नाम है इला सचानी दीदी। इला सचानी दीदी एक जब बचपन में से ही उनके जो दोनों हाथ थे वो काम नहीं करते थे। तो दीदी पाँव से बहुत तेज दौड़ सकती थी, अपने दिमाग से बहुत अच्छा सोच सकती थी, सब काम कर सकती थी। बस सिर्फ जब वो अपने हाथों से कुछ करने लगती थी तो वो कर नहीं पाती थी। दोस्तों के साथ पकड़न पकड़ाई खेलती थी, लेकिन झूला नहीं झूल पाती थी क्योंकि वो अपने रस्सी को पकड़ नहीं पाती थी। और पकड़न पकड़ाई खेलते हुए जब धप्पा करने की बारी आती थी तो वो नहीं कर पाती थी। तो दीदी ने एक दिन सोचा कि हाथों से कोशिश तो बहुत की कि मेरा साथ दें, मेरा काम करें, लेकिन हाथों ने जब साथ नहीं दिया तो दीदी ने सोचा कि अब मैं हार नहीं मानूंगी और मैं वो सारे काम जो मेरे हाथों से करने थे वो मैं अपने पाँव से करके दिखाऊंगी। और दीदी को अपनी हिम्मत से, अपने धैर्य से जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, उसका ये नतीजा है बेटे कि आज देखो हम उनकी कहानी को हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं बेटे उनके बारे में, दीदी के सफ़र ज़िंदगी का कैसा रहा। तो हमारे आज के पाठ का नाम है NCERT के हिंदी की रिमझिम किताब का 5वां पाठ, जहाँ चाह वहाँ रह। शुरू करें। मलमली धोती का बादामी रंग खिल चुका था। मलमली धोती का बादामी रंग खिल चुका था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। तो ये देखो बेटे इला दीदी है, ये इला दीदी हैं और ये देखो अपने पाँव से कैसे, ये देखो अपने पाँव से सुई पकड़कर और धागे से कितनी खूबसूरती से कढ़ाई कर रही है, देखो, है ना। तो इन दीदी का नाम है इला सचानी। तो मलमली धोती, मलमल का कपड़ा होते बहुत नरम। किसी ने साड़ी दी होगी, धोती मतलब साड़ी। यहाँ पर मलमल की, मेरे पास एक कपड़ा है ये मलमल का, मेरे पास एक दुपट्टा है, बहुत नरम है बेटे। ये दुपट्टा देखो मलमल का कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट है। आपकी किचन में जो पोने होते हैं ना मम्मा की किचन में जो जिनसे मम्मा रोटियां लपेटती हैं वो भी मलमल के होते हैं ज़्यादातर। तो मलमली धोती का बादामी रंग, कौन से रंग की धोती थी वो? बादामी रंग की थी। वो खिल उठा था, क्यों? क्योंकि प्लेन बादामी रंग था और उसके ऊपर जब दीदी ने अलग अलग रंगों से कढ़ाई की तो वो बहुत सुंदर लगने लगा, खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। जो उसके किनारे थे साड़ी के, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक साड़ी। ये कसूती के टांके तो नहीं है बेटे, ये जम्मू की कढ़ाई है, जम्मू कश्मीर की। इसके किनारे इसको बोलते हैं बेटे, जो साड़ी के किनारे होते हैं ना, ये किनारे हैं साड़ी के, साड़ी, ये साड़ी के किनारे हैं, है ना, ये किनारे हैं। तो दीदी ने किनारे में कसूती के टांकों से बेल बनाई थी और जो पल्लू था, पल्लू पर भरवा टांके थे। जैसे ये देखो जो पल्लू है, पल्लू भारी अच्छा लगता है ना, पल्लू पर भर भर के टांके बनाए थे दीदी ने। और देखो इनमें ये पहले उन्हें पेंसिल से ड्रॉ किया होगा। ये तो कश्मीर की कढ़ाई है, दीदी ने कौन सी कढ़ाई की है वो, तो उसमें कसूती के टांके लगाए थे। किनारे पे हल्की हल्की बेल थी और बीच में उन्होंने पल्लू पे पूरे भर भर के भरवा टांके लगाए थे। तो उससे क्या आ गया था? सुनहरे रुपहले रंगों से। रंग कौन से इस्तेमाल किए थे? सुनहरे, रुपहले, गोल्डन कलर्स, सुंदर सुंदर कलर्स। तो उससे बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। ये है इला सचानी दीदी। तो इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। जो कढ़ाई तो सब लोग करते हैं, पर ये जो कढ़ाई दीदी ने शुरू की है ये इनकी हिम्मत का नमूना है।
एक अलग सी मिसाल है, अलग सी एग्जाम्पल है कि दीदी ने हाथों से नहीं अपने पाँव से बहुत मुश्किलों से इसको सीखा और अपनी लगन से। देखो कैसे स्माइलिंग चेहरे के साथ काम कर रही है दीदी, देखा आपने, स्माइलिंग चेहरे के साथ, चमकते हुए चेहरे के साथ। 26 साल की इला दीदी की उम्र जब ये लेख लिखा गया था तब 26 साल की थी। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो ये सारे बच्चे जब शाम होती थी, दीदी कहाँ रहती थी दीदी? ये गुजरात के सूरत जिले में रहती थी और अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना जी के यहाँ वो बचपन में उनका बचपन वहां बीता। तो जब शाम होती थी तो सारे मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर खेलने आते। अब गांव के बच्चे हैं तो वो कौन कौन से गेम खेलते थे, देखो कितने आसान आसान खेल उनके। आप भी खेलते हो ना स्कूल के ग्राउंड में, अपने घरों में। तो कुछ बच्चे मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, आप भी मिट्टी में लाइनें खींच के स्टापू खेलते हो। और कुछ बच्चे वो गोला वाला गेम खेलते हैं, लकीरें खींच के। बहुत सारे गेम है आप लोगों के पास। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कनेर के जो पत्ते होते हैं ना, कनेर एक पेड़ होता है बेटी, उसके जो पत्ते होते हैं ना, उससे बच्चे वो आवाज निकालते हैं पिट पिट करके, है ना। कुछ गिट्टे खेलते हैं। गिट्टे खेले आपने कभी? खेलते हो ना गिट्टे, छोटे छोटे पत्थरों को ऐसे ऐसे करके कैच कैच करके, मतलब वो उसके गेम्स होते हैं, एक ही हाथ से उसे करना होता है। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। कुछ बच्चे जो पिट्ठू का गेम खेलते थे। पिट्ठू के गेम में क्या होता है, सेंटर में हम लोग एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं ना, तो जो मिट्टी के घड़े टूट जाते हैं पानी के, तो उसके जो ठीकरे होते हैं उनसे बहुत अच्छी गिट्टियां बनती है एक के ऊपर एक रखने वाली। और जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। सारे बच्चे मिलकर कहते थे कच्चे नीम की निबोरी। नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, इसकी निबोरी खानी, उसकी दातुन करनी, उसके पत्तों को चबाना बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और सावन को बुला रहे हैं। सावन का मौसम जो आजकल चल रहा है, तो उस ज्यादा गर्मी नहीं होती ना, उसमें थोड़ी ठंडक रहती है कि सावन जल्दी जल्दी आ जाओ। तो इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। दोबारा पढ़ती हूँ इसको। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। तो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को
एक चुनौती माना। तो बच्चे जब खेलते थे, गाना गाते थे, तो इला उनके साथ गाना गाती थी मिलकर, लेकिन वो उनके साथ पेंगे झूले की जो झूले में नहीं झूल पाती थी, है ना, क्योंकि रस्सी पकड़ने को जब वो हाथ बढ़ाती तो उसके तो हाथ ही नहीं उठते थे। फिर वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और मन ही मन सोचती सब खेल पाते हैं, मैं क्यों नहीं खेल पाती हूँ। और बच्चे भी कितने अच्छे हैं, देखो बच्चे भी ये चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। बेटे मैं 30 सालों से, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और इतने सालों में मैंने ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी जहाँ बच्चों की छोटी छोटी कमियों की वजह से बाकी बच्चे अपनी नासमझी के कारण, उन्हें पता नहीं है ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो आप औरों को आगे बता सकते हो। तो उनको ये पता नहीं है कि जब हम किसी को चिढ़ाते हैं तो किसी भी इंसान को, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको प्यार ना चाहिए हो। किसी को नहीं पसंद कि उसको चिढ़ाया जाए, एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पसंद कि उसे चिढ़ाया जाए। तो ऐसे हमने कई एग्जाम्पल्स देखी हैं जिनमें बच्चे अपने साथियों का मजाक उड़ाते हैं, कोई किसी के मोटापे को लेकर, कोई किसी के रंग को लेकर, कोई किसी के किसी और बात को लेकर, और वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो बच्चा मन ही मन महसूस करता है। और जब किसी का दिल हमारे कारण दुखता है तो उसके दिल से हमारे लिए बद्दुआ निकलती है, और हमें बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करती, हमें क्या इकट्ठी करनी है, दुआएं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इन बच्चों को देखकर कि ये सारे बच्चे भी ये चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। तो कभी कभार पकड़न पकड़ाई विष अमृत के खेल में वो शामिल हो जाती और साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब आप दौड़ के किसी को पकड़ लेते हो, उसके बाद आपको अपने हाथ से धप्पा देना पड़ता है ना, कि मैंने पकड़ लिया। लेकिन जब वो पकड़ लिया, धप्पा देने के लिए ऐसे अपने हाथ आगे करती तो फिर निराश हो जाती, उदास हो जाती। आशा का ऑपोजिट है विलोम, है निराश। आशा मतलब उम्मीद, निराश मतलब उसकी उम्मीद की कोई किरण उसको नहीं दिखती कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। तो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। तो वो बहुत कोशिश करती कि मेरे हाथों से कुछ ना कुछ काम मैं कर पाऊं, लेकिन उसके हाथों ने तो जैसे ही कोशिश पूरा ठान रखी थी कि मैं इसका साथ नहीं दूंगा। तो इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब इला के सामने दो रास्ते थे बेटे। एक रास्ता तो ये था कि उसके हाथ काम नहीं कर रहे और वो मजबूर और बेसहारा की तरह वो दूसरों पे निर्भर हो जाए कि दूसरे सब लोग उसका काम करें। अब बच्ची छोटी है तो सब करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए जो है वो कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं किसी पे बोझ बनूं। तो इला बहादुर लड़की है। इला ने कहा अच्छा हाथ ही मेरा साथ दे रहे ना, तो उसने इसको एक चैलेंज माना, एक चुनौती माना कि हाथ नहीं काम कर रहे हैं ना, मेरे पांव तो काम करते हैं। तो उसने क्या किया देखो, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। कौन कौन से काम उसने अपने पैरों से करने सीखे? दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना। फिर से पढ़ेंगे। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चों। तो उसने, इला दीदी ने वो सारे काम जो हम सब लोग हाथों से करते हैं, दीदी ने वो सारे काम अपने पाँव से करने सीखे। कौन कौन से काम सीखे उन्होंने पाँव से करने? दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी।
कॉपीज में नहीं लिखते थे, वहां पे तख्ती पर लिखते थे, लकड़ी के टुकड़े को उसके ऊपर वो इंक से उसकी लकड़ी को छील कर उसकी पेन जैसी शेप बना लेते थे और इंक में डुबोकर उसके ऊपर लिखते थे, या फिर चौक से लिखते थे, फिर उसको साफ करते थे, फिर लिखते थे, है ना, जैसे आप लोग स्लेट पे लिखते थे बचपन में। तो दीदी ने सारे काम सीखे। दाल भात खाना, मतलब अपने खाना खुद खा लेती थी वो पैरों से, ये नहीं कि कोई उनके साथ खड़ा रहे उन्हें खाना खिलाए। दूसरों के बाल बनाना, अपने बाल तो बनाती नहीं थी, दूसरों के भी बाल बना सकती थी। फर्श बुहारना, घर को साफ करना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, तरकारी मतलब सब्जी, और यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना पढ़ना भी उन्होंने सब काम अपने आप अपने पैरों से करने सीख लिए। तो फिर उन्होंने एक स्कूल में भी दाखिला ले लिया, लेकिन जब वो दाखिले के लिए स्कूल में गए थे तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ी तकलीफें आई उनको। क्या तकलीफें आई? स्कूल वाले क्या बोलते थे, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। दो बातें बोलते थे स्कूल में उनको, विद्यालय वाले उनको दाखिला देने के लिए, कि इसके बच्चे के हाथ में ही काम करते हैं तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे लेंगे, कि कुछ हो जाए, गिर जाए, कहीं पे उठ ना पाए, सीढ़ियां चढ़े, कहीं बस्ता लेकर जाए, तो कहीं कुछ सुरक्षा उसकी मतलब सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए चिंतित थे। और कहीं पर कहते थे कि उसके काम करने की गति बहुत धीमी है। दीदी ने अपने पाँव से लिखना सीख तो लिया था, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम थी, गति धीमी थी ना उनकी। तो कहते थे कि बाकी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे तो दीदी कैसे लिखेंगी। तो लेकिन कोई काम तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। किसी किसी काम को तो वो बहुत फास्ट कर लेती थी, बहुत तेजी से कर लेती थी कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। दंग मतलब हैरान रह जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, लेकिन कोई कोई काम तो ऐसे होते थे जिनमें थोड़ी बहुत परेशानी दीदी को आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना मतलब हार मानना, ठीक है। परेशानियों से वो हारने वाली नहीं थी, हिम्मत दीदी में थी, हिम्मत और साहस था कि कोई बात नहीं, परेशानी है, मैं इसको जीतूंगी, मैं कर सकती हूँ, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ऐसा दीदी अपने मन में सोचती थी। और वो परेशानियों से, मुश्किलों से डरती नहीं थी और उनका मुकाबला करती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। तो इला दीदी को ना 10th क्लास का दीदी ने एग्जाम दिया, 10वीं कक्षा का एग्जाम दिया, परीक्षा दी, लेकिन वो पास नहीं कर पाई, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उनको अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। अब कक्षा में जब वो पढ़ाई करती थी तो अध्यापिका उनको एक्स्ट्रा टाइम दे देती होंगी कुछ, कि ठीक है कोई बात नहीं बेटे, आप अपना काम करते रहो। लेकिन परीक्षा में तो टाइम लिमिट होती है, वहां तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा, 3 घंटे मतलब 3 घंटे। पर दीदी को ना ये नहीं मालूम था कि उनको ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उनके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है। तो दीदी को ये बेटे, अगर किसी की बच्चे की कुछ तकलीफ है ना, आंखों में तकलीफ है या फिर उनको जो है थोड़ा सा लिखने में परेशानी है, तो 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, सब जगह एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा दिला दी जाती है। अगर वो बोले जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, अगर वो ये लिख कर दे कि मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मैं बोलूं उत्तर और वो लिख ले, तो ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल जाती है। पर दीदी को मालूम नहीं चला कि ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है, तो इसलिए वो खुद ही लिखती रही और खुद लिखने में उनकी स्पीड कम थी। अगर उन्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में मालूम होता तो वो उत्तर बोलती जाती और वो फटाफट लिखते जाता, तो दीदी 10वीं कक्षा पास कर लेती। पर उन्हें इस बात का दुख है कि मुझे ये मालूम नहीं चला समय रहते। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। देखो विस्मय दीपोधक चिन्ह है यहाँ पर। तो दीदी ने लेकिन यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी, तख्ती पर लिखना सीखा, इतनी मुश्किल से लिखना सीखा, विद्यालय कैसे रोज जाती होगी, कैसे पढ़ती होगी, और एक छोटी सी गलती से उनकी परीक्षा पास नहीं हुई। फिर भी वो नहीं हारी कि यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उन्होंने अपने मन में बोला, तो क्या हुआ, मेरी 10वीं कक्षा पास नहीं हुई तो जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है, और कुछ कर लेंगे। ये थी जिंदा दिली, ये थी बहादुरी जिसने दीदी को इतना आगे बढ़ाया। और यहीं पे बेटे हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि जैसे रात घनी के बाद घनी रात आती है, घनघोर रात आती है, फिर सुबह आनी शुरू होती है ना। तो दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो हमें घबराना नहीं है, कभी भी कोई तकलीफें आए जिंदगी में उससे घबराना नहीं है, क्योंकि तकलीफें जाने के लिए ही आती हैं, परेशानियां आती हैं और वो चली जाती हैं टाटा बाय बाय करके। आप अपनी हिम्मत को, अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि परेशानी तो आएगी और जाएगी,
लेकिन आप वहीं हो, आप उसका मुकाबला करो और उसमें आगे बढ़ो। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, मतलब कढ़ाई, जिसके बारे में हमने अभी देखा, सुई धागे से सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना कपड़ों में, उसको बोलते हैं कशीदाकारी, कढ़ाई करना। तो वो उन्हें देखती थी कि वो सुई में रेशम को कैसे पिरोते हैं। रेशम का धागा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बेटे, उसको पिरोना मुश्किल होता है। तो सुई में कैसे रेशम पिरोती हैं मम्मा, और कैसे वो बूटियां उकेरती हैं। आपने देखा था पिछले पार्ट में, जो अकबर वाला पार्ट था, उसमें वो घंटियों पर, पत्थर की घंटियों पर छेनी और हथौड़े की मदद से उकेरता था डिजाइन। यहाँ पे सुई धागे की मदद से कपड़ों पर बूटियां उकेरते हुए, बूटियां, ये जो बेल बूटे डिजाइन्स जो हैं, जो हमने अभी देखे, वैसे वाले और बहुत सारे अलग तरीके से। तो ऐसे डिजाइन्स को देखती थी मेरी मम्मा कैसे कर रही है, मेरी दादी जी कैसे कर रही हैं। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। सोच ली कि हाँ, अब मैं ये कढ़ाई करना सीखूंगी। तो पता नहीं कब देखते 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 उनको उसके मन में ही आया कि मैं भी ये काम सीखूंगी। अब सुई में रेशम के धागे डालने, सारे काम उसने पैरों के अंगूठों से किए। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जहां हम कुछ काम करना चाहते हैं, वहां हमारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो उनके विश्वास ने कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, बहुत आसान है, मैं कर लूंगी। और धैर्य ने, एक बार नहीं डला, 2 बार नहीं डला, 3 बार नहीं डला, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, आ जाएगा, मुझे आ जाएगा। उन्होंने कुदरत को भी झुठला दिया। अब कुदरत ने क्या किया था उनके साथ, प्रकृति ने उनके साथ, उनके हाथ काम नहीं करते थे, तो वो अपने हाथों वाले काम नहीं कर सकती थी। ये कुदरत, मतलब ये उनके शरीर का वो था, लेकिन उन्होंने उसको भी झुठला दिया। कोई बात नहीं, हाथों से नहीं तो मैं पाँव से करूंगी। और उन्होंने अपने विश्वास और धैर्य से कुदरत को भी झुठला दिया और सारे काम अपने पाँव से करे। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन सी लगी, यह सब वह समझ गई थी। तो जब 15-16 साल की दीदी हुई, 15 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में, हमारे हिंदुस्तान में बेटे हर प्रदेश की अपनी अपनी एक कढ़ाई करने का एक स्टाइल है, एक उनका अपना एक तरीका है। जैसे मैंने आपको अभी अभी ये दिखाया कि ये कश्मीर के टांका है, ये कश्मीर का टांका, कश्मीरी कढ़ाई है ये, है ना। फिर मैंने आपको ये देखो, ये फुलकारी है, ये हमारे पंजाब की फुलकारी है। पंजाब में ऐसी फुलकारी, ये मशीन वाली है, इसको हाथ से भी करते हैं, फुलकारी है। फिर ये चिकनकारी, ये चिकनकारी का काम है बेटा, ये चिकनकारी, ये लखनऊ की चिकनकारी है। इसमें ये देखो, इसको कैसे करते हैं, ये देखो भरने के लिए इसके पीछे से यहाँ से लेते हैं बेटे, ये पिछला साइड है, ये फ्रंट है। ये पिंक कलर देख रहे हो आप, इसके बीच में आपको पिंक कलर दिख रही है ना झलक, ये सामने नहीं किया, इसको पीछे से किया। पीछे से इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, लेते 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 क्या हुआ, ये पूरा पिंक कलर हो गया ना। और वो ज्यादातर जो कश्मीर, जो लखनऊ में जो चिकन का काम होता है, वो हल्के रंग के कपड़ों पे होता है ज्यादातर, ताकि जो पीछे वाला जो कलर है वो सामने की तरफ दिख जाए। जो उन्होंने यहाँ से सुई यहाँ से उठाई थी ना, तो ये यहाँ पर साइड्स में, यहाँ से सुई का पिछली साइड में ऐसे बारीक बन गया, और अंदर जो है उसमें देखो पिंक कलर का आपको नजर आएगा। पिंक कलर का जो नीचे कढ़ाई है वो आपको अंदर से पिंक कलर झांकता हुआ नजर आएगा। ये देखो आपको पत्तियों में ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वही है, पिछली तरफ है। ये चिकन का काम है बेटे लखनऊ का। तो दीदी ने पहले, उनकी मम्मा और उनकी दादी जी जो है ना, वो काठियावाड़ी कढ़ाई करते थे। जो काठियावाड़ जहाँ पे वो लोग रहते थे, वो काठियावाड़ की जो कढ़ाई फेमस थी, वैसी वाली कढ़ाई वो लोग करते थे।
तो दीदी जो है 15-16 साल के होते होते काठियावाड़ वाली कशीदाकारी में तो बहुत माहिर हो गए, उनको सब आ गया। उनको सब पता चल गया कि किस वस्त्र पर, कौन से कपड़े पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं। अब मान लो वो मम्मा की धोती बना रही है, मम्मा की साड़ी में कढ़ाई कर रही है, और वहां पर वो बना दें बैट बॉल या कार्टून या पशु पक्षी या फिर कुछ ऐसा जो फुटबॉल है ना, या कुछ ऐसा डिजाइन, तो मम्मा कोई भी लेडी उसको खरीदेगी नहीं, बहुत कम खरीदेंगे ऐसी साड़ी को। और अगर वो पापा की कुछ बना रही है धोती या पापा की ड्रेस है, उसमें अगर वो बना दे फूल वगैरह ऐसे बना दे डिजाइन जो लेडीज के, तो वो वैसे नमूने वो नहीं पहनेंगे। तो उनको पता चल गया था कि किस तरह के परिधान में कौन सी तरह की कशीदाकारी, कौन सी तरह के नमूने बनाए जाए, कौन सा डिजाइन बनाया जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा। पहले आपके पास एक प्लेन कपड़ा है तो आपको सोचना है कि आप इसमें कौन सा डिजाइन, ये कपड़ा किसका है, ये बुजुर्ग महिला का है, ये एक छोटी बच्ची का है, किसका ये कपड़ा है ना। उस हिसाब से आप नमूना सोचोगे, इसमें मैं कौन सा नमूना बनाऊं, कौन सा डिजाइन बनाऊं। फिर आपको सोचना है कि आप उसके ऊपर रंग कौन सा इस्तेमाल करो, है ना। अगर व्हाइट कलर का कपड़ा है और उसके ऊपर आप व्हाइट कलर की कढ़ाई करोगे तो उसमें ज्यादा उभर के नहीं आएगी। तो आपको देखना है कि वो किस तरह का रंग का कपड़ा है और उसमें कौन से रंग की कढ़ाई रंग अच्छा लगेगा। उनको ये सब पता चल गया था। और टांका कौन सा लगेगा, अब टांके भी अलग अलग तरह के मैंने आपको कई दिखाए, जो चिकन का टांका लखनऊ का हमने भी देखा, और जो कश्मीर की कढ़ाई जो फुलकारी है, तो उनको अलग अलग तरह के टांकों की समझ, क्योंकि लगन थी ना बेटे इनमें, हिम्मत और धैर्य सीखने की लगन थी। तो उन्होंने अपनी लगन से सब कुछ सीख लिया। ये नहीं कि सिर्फ उसकी मम्मा दादी जी काठियावाड़ी कढ़ाई करती थी, मैं भी काठियावाड़ी कशीदाकारी करती रहूं, बस नहीं। उन्होंने उसको सीखा और उसके बाद उन्होंने उसमें अपने खुद के दिमाग लगाया, खुद उसमें और इंटरेस्ट लिया और उन्हें नई नई चीजों को उसमें समन्वय किया। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ डंडियों और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो क्या हुआ इसमें कि दीदी ने इतनी सुंदर सुंदर परिधान बना लिए, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना ली अलग अलग टांकों से, कि उनके परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी, एग्जीबिशन आपने देखा होगा, आपके विद्यालय में भी लगती है प्रदर्शनी, है ना। आप लोग राखी बनाते हो, कुछ अच्छे से वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हो, तो सब बच्चों को दिखाया जाता है। कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पुस्तकों की, बुक्स की आपकी प्रदर्शनी लगती है आपके विद्यालय में। ऐसे ही आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास कई बार अलग अलग जो मेलों में या फिर अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा लोग अपने अपनी स्टेट का, अपने अपने प्रदेश का सामान बेचने के लिए आते हैं वहाँ पे, ताकि लोग सब आएं, देखें और तारीफ करें और देखें कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो दीदी की भी प्रदर्शनी लगी, दीदी के परिधानों की प्रदर्शनी लगी। तो इन परिधानों में लोगों ने देखा आखिर, अरे इसमें सिर्फ काठियावाड़, जो पहले परंपरागत कैसी थी वहाँ पे कि काठियावाड़ में काठियावाड़ी जो कशीदाकारी थी, वही जो स्टाइल था कढ़ाई का, उसी को ज्यादातर परिधानों में वही देखने को मिलता था। पर लोगों ने देखा कि इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। अब लखनऊ का चिकन का वर्क और बंगाल का जो कांथा का वो है कढ़ाई है, कशीदाकारी है, वो सब भी उनके परिधानों में, दीदी के परिधानों में दिख रहा था। जो उनकी मम्मा ने, उनकी दादी जी ने और उनके जैसे और लोग जो थे जो काठियावाड़ में कढ़ाई करते थे, उन लोगों ने वो सब कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। जो पत्तियां थी उनको चिकनकारी से सजाया था, जो डंडियां थी उनको कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ज्यामितीय आकृतियां मतलब ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स पे, आप गोला बनाते हो, चौकोर बनाते हो, है ना, उनसे आप पशु पक्षी बनाते हो ना, कि चिड़िया बनाते हो, ऐसे गोला बना दिया, चिड़िया के पंख बना दिए त्रिभुज से,
ऐसे आप कुछ कुछ बनाते हो ना बेटे, है ना, मछली बना दी, ये आपने ये बना दिया, ऐसे ये सब ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो आप बनाते हो, ज्यामितीय आकृतियां बनाते हो, इन ज्यामितीय आकृतियों को दीदी ने कसूती और जंजीर टांकों से, जंजीर का टांका मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे कुछ हमने बताया हुआ। आप इन सब को अपनी कोशिश करना, अपनी कॉपी में अपने मम्मा से रुमाल में इन सबको करने की कोशिश करना। ये जंजीर टांका है बेटा, ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, पर असल में ये धागे को बस यहाँ से यहाँ डाला और उसके ऊपर सुई से ऊपर से गोल कर दिया और फिर ले लिया, फिर नीचे से सुई लिया, यहाँ से निकाल दिया और सुई की नोक के ऊपर, जैसे ये जो नोक है ना, नोक के ऊपर धागे को यूं घुमा दिया और सुई को बाहर निकाल लिया, तो जहां से नोक से धागा घुमाया है वहां से जंजीर जैसी बन जाती है, चेन स्टिच इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। ये मछली टांका है। मछली टांका कैसे किया, ये देखो, यहाँ से सुई निकाली, यहाँ डाल दी, यहाँ से सुई डालकर अगली साइड से निकाल ली, तो ये वाला धागा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे धागा नीचे से जाएगा, और जब यहाँ पे धागा आ गया तो फिर इसको सेंटर में ले आए, सेंटर से किनारे, फिर सेंटर से किनारे, फिर सेंटर से किनारे, फिर सेंटर से, इस तरह से ये जो है इस तरह से मछली जैसे टांका बन जाता है। ये भरवा टांका है बेटा, ये भरा हुआ है, इसको अंदर देखो कैसे इसको कर रहे हैं, ये पत्ती बना दी, यहाँ से लिया और ये सेंटर में ले आए, ठीक है, और फिर यहाँ से लिया फिर सेंटर में, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला भर गया, पत्ती को पूरी अंदर से भर गई। ये उल्टी बखिया टांका है, यहाँ से निकाला और उसको फिर से ले गए साइड से। आपकी मम्मा को ये सारे आते हैं, मम्मा से पूछना और करने की कोशिश करना। और ये खुला हुआ जंजीर टांका है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें चौकोर टाइप का डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से नहीं निकाला, साइड से निकाला, तो ये इधर से उसका वो आएगा, खुला हुआ जंजीर टांका। तो मैं आपको ऐसे नहीं कर सकती हूँ, करके आपको बताना पड़ेगा बच्चा। तो दीदी ने सब अलग अलग तरह की, इन्होंने देख लिया कि हमको कैसे मालूम चलता है हमारी क्या क्या, हम किस चीज में कैसे कोशिश कर सकते हैं, कैसे मालूम चलता है, जब हम उसको ध्यान देते हैं, जब हम उसको ध्यान देते हैं। अब देखो जो दीदी को लगा कि हमारे डिजाइन्स को बहुत ध्यान से दिया, सोचा डिजाइन को, उसके बारे में सोचा और उसके बारे में बहुत सोचा, सोच के उन्हें उसके बारे में प्लान किया। अच्छा ये तो पत्ती है, पत्ती को तो भरना चाहिए, ये डंडी है, इसको ज्यादा भरना अच्छा नहीं लगेगा, इसको प्लेन रहना चाहिए, इस तरह से, तो उसमें कौन सा टांका आएगा, तो उसके बारे में जब रिसर्च की, थोड़ा सा उसके बारे में पता लगाया, तो उन्होंने देखो अपने काम को एक अलग अंदाज दे दिया। जो लोग कई सालों से, कई पीढ़ियों से कढ़ाई कर रहे थे, उनके परिधानों से भी उनके परिधान, दीदी के परिधान ज्यादा अच्छे हो गए, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सोचा और अपनी पूरी लगन और मेहनत से अपनी कढ़ाई को आगे बढ़ाया। तो पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, सबको बहुत भाई मतलब पसंद आई, कि ये जो पारंपरिक डिजाइन थे, पुराने जो कढ़ाई के तरीके थे, उनमें जो सब और प्रदेशों की कढ़ाई को भी मिला लिया, सबको ये नवीनता, ये नई बात बड़ी अच्छी लगी। इला के पांव अब रुकते नहीं है, अब दीदी के पास बहुत सारा काम है, दीदी कढ़ाई करती रहती हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो दीदी काम कैसे करती हैं, आंखों में चमक, खुशी खुशी काम करती हैं, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास, और विश्वास के साथ कि भी मेरा ये बहुत अच्छी साड़ी बनेगी, ये तो मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी। तो जब वो अपना पूरा 100% मेहनत अपने काम में देती है, तो उससे क्या होता है, उनका काम बहुत सुंदर बनता है, और वो सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो ये थी हमारी इला दीदी की कहानी बच्चों, और इला दीदी के लिए क्लैपिंग्स, ठीक है। तो मिलते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर के साथ बच्चे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखो और अच्छे अच्छे काम करो बच्चे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।